तो बेटा ध्यान से देखोगे पहली एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन में हमें बोला गया कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो वहां पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया हुआ है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2 में R²। ये फॉर्मूला ना हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में पढ़ा था बेटा। तो आपको मैंने बताया था, जैसे मान लो ये हमारे पास हमारा एटम है और ये हमारे पास हमारा इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है ना। तो मान लो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो ई है, एटम पे चार्ज होता है एटॉमिक नंबर इनटू ई। तो अगर मान लो Q1 की वैल्यू ई है, Q2 की वैल्यू जेड ई है, ये दोनों मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू जेड ई बाय में R²। यहाँ पे जो 1/4 पाई E0 है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है बेटा, जिसे हमने यहाँ पे ना के से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये के बेटा जो है हमारा ये कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू भी मैंने आपको बताई हुई थी बेटा, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू भी हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में यूज करी थी बेटा। तो ये हमारे पास हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होती है बेटा mv²/r। ये फॉर्मूला केमिस्ट्री में आप याद ही रखो, फिजिक्स में आप इसकी डेरिवेशन करोगे तो वहां पे आप इसको आराम से डिटेल से पढ़ सकते हो बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू ये रही हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू ये रही बेटा। जब हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना ऑर्बिट के अंदर, तो ये दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होते हैं। तो यहां देखो बेटा उसने दोनों फोर्सेस को आपस में इक्वल इक्वेट कर दिया। जब हम इक्वल इक्वेट करेंगे तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट में हमारे पास बचेगा के इंटू एटॉमिक नंबर इंटू ई², और राइट में आ जाएगा बेटा mv²। सॉल्व करने पे आ जाएगा ZE² इज इक्वल टू mv²। ये ना सीजीएस यूनिट है बेटा, सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में हमारे के की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ देखो, सीजीएस में के की वैल्यू 1 होती है। अगर आप एमकेएस सिस्टम ले रहे हो बेटा, जो हाई वाला सिस्टम होता है उसके अंदर वैल्यू अलग आती है। तो अगर आपने एमकेएस सिस्टम चूज करना है तो ये आपका फॉर्मूला है बेटा जो इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने सीजीएस चूज करना है तो सीजीएस के अंदर बेटा ये वाला फॉर्मूला बनेगा। पेपर में ध्यान से देख लेना कौन से यूनिट यूज हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला आपने सिलेक्ट करना है बेटा। तो ये हमारे पास हमारा पहला फॉर्मूला था बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बीच का रिलेशन। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अगर आपने किसी भी ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है बेटा। यहाँ पे ना मैं एक चीज मेंशन कर देता हूँ, आप सभी बच्चे ध्यान से सुनोगे जो मैं बोल रहा हूँ। हम यहाँ पे जितने भी फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, ये सारे फॉर्मूला ना हम बोहर मॉडल के लिए डिस्कस कर रहे हैं। और बोहर मॉडल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे पार्टिकल्स पे ही अप्लाई होता है, बाकी पार्टिकल्स पे ये अप्लाई नहीं होता बेटा। जैसे हमारे पास हीलियम है, हीलियम पे अगर आप 1+ चार्ज कर देंगे तो हीलियम भी हाइड्रोजन जैसा हो जाएगा बेटा। सेम हमारे पास लिथियम है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर लिथियम भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो भी हाइड्रोजन जैसा हो जाएगा। तो बेसिकली मैं आपको जितने भी फॉर्मूले बताने वाला हूं ना, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो इन 3 पार्टिकल्स पे ही काम करेंगे बेटा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स पे ही काम करते हैं। अब आप टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। मैं आपको ना डेरिवेशंस बता रहा हूँ बेटा यहाँ पे, लेकिन ये डेरिवेशंस यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। आपको ना मेनली फॉर्मूलाज याद रखने हैं, फॉर्मूला ज्यादा जरूरी होते हैं। तो आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जैसे देखो, हमें ना रेडियस कैलकुलेट करना है। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था बोहर मॉडल का पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम का बेटा। एंगुलर मोमेंटम का हमने फॉर्मूला पढ़ा था mvr = NH/2 पाई। यहां से मैंने वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली, एम और आर मल्टीप्लाई में थे, यहां आके डिवाइड हो गए, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई NH/2 पाई mr। अब ये जो वेलोसिटी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है ना बेटा, ये हमने हमारे पीछे वाले फॉर्मूला में पुट करनी है, ये वाले फॉर्मूला में। यहाँ पे आ रहा है ना mv²।
तो यहाँ पे हमने v की वैल्यू पुट कर देनी है, हमारे पास आ जाएगा KZ E² बाई R m। v की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ऊपर स्केयर है बेटा, स्केयर की वैल्यू मैंने पुट कर दी, देन इसको सॉल्व कर लिया मैंने r के लिए। r की मेरे पास वैल्यू आ गई है, जो फाइनल वैल्यू वो आई है बेटा n² H² 4 पाई² mz E²। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे बेटा, n यहाँ पे शेल नंबर है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और z यहाँ पे एटॉमिक नंबर है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। n और z को छोड़ के ना सारे ही कांस्टेंट है बेटा। जैसे h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो भी कांस्टेंट है, और E यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, वो भी कांस्टेंट है। यानी कि n और z को छोड़ के सारे कांस्टेंट है बेटा। जब हम इन सभी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करने पे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाता है, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू 0.529 n² बाई z बेटा। ये वाली वैल्यू जो आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ना, ये वैल्यू एंगस्ट्रॉम में आएगी। अगर आप इस फॉर्मूला को पिकोमीटर में लिखना चाहते हो, तो पिकोमीटर में रेडियस का फॉर्मूला होता है 52.9 इंटू n² बाई z पिकोमीटर बेटा। और आपको पता होगा जो 1 पिकोमीटर होता है वो 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है बेटा, या आप बोल सकते हो 10⁻⁻10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एमसीक्यू के अंदर ये वाला फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं बेटा, जो प्रॉपर फॉर्मूला है, तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, और ये तो हमारा न्यूमेरिकल्स में यूज होगा ही होगा। तो आपने सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कौन से शेल का रेडियस आपने निकालना है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, जिस शेल का भी रेडियस आपने निकालना है उसके अकॉर्डिंग एन की वैल्यू पुट हो जाएगी बेटा। देन उसके बाद हमारे पास नीचे जेड जो है एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन चूज करोगे तो जेड की वैल्यू 1 होगी, हीलियम चूज करोगे तो जेड की वैल्यू 2 होगी, और लिथियम चूज करोगे तो जेड की वैल्यू 3 होगी बेटा। तो इन वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट करके किसी भी एटम का रेडियस आप फाइंड आउट कर सकते हो। फिर यहाँ पे उसने बता भी दिया, देखो कि दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, यानी कि ऐसे पार्टिकल जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तभी मैंने हीलियम से 1 इलेक्ट्रॉन और लिथियम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, क्योंकि हमें सिंगल इलेक्ट्रॉन ही चाहिए बेटा। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला था रेडियस का। यहां तक कोई डाउट है तो पूछो बेटा, नहीं तो थम्स अप कर दो प्लीज। ठीक है प्रियंका बेटा, राहुल, परनीत, जसप्रीत, मनन, ठीक है बेटा, भाविका, अवराज, अभिराज, सॉरी, ठीक है बेटा, ओके, किसी का नाम ना लिया हो तो सॉरी। तो ये ना हमने रेडियस का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, अब हम चलते हैं हमारे अगले फॉर्मूला पे। नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बोहर ऑर्बिट। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, जब एक इलेक्ट्रॉन हमारा शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। हमने कल बात की थी बेटा, हमने बोला था जब हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसका रेडियस भी फिक्स होता है, उसकी एनर्जी भी फिक्स होती है। अब अगर हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है बेटा, तो एनर्जी फिक्स होने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी फिक्स होगी। काइनेटिक एनर्जी फिक्स है, तो इसमें हाफ कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई है। मतलब एक पर्टिकुलर शेल में वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है बेटा। अब कितनी होती है वो वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग देखो हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर से हमारे पास यहाँ पे बोहर पोस्टुलेट आ गया एंगुलर मोमेंटम का, mvr = NH/2 पाई। तो पहले हमने यहाँ से रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट की थी ना, अब हम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी NH/2 पाई mr। यहाँ पे हमने बेटा रेडियस की वैल्यू पुट कर दी, जो रेडियस की वैल्यू हमने पीछे फाइंड आउट की थी। रेडियस की वैल्यू पुट करके हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे के आ रहा है बेटा क्योंकि ये एमकेएस सिस्टम है। अगर आप यहाँ पे सीजीएस सिस्टम में आ जाओगे तो सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू 1 होती है, वो पुट कर दोगे तो ये सिंपल फॉर्मूला भी आ जाएगा बेटा।
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, फिर से बेटा z और n को छोड़ के ना सारे कांस्टेंट हैं। टू भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है। तो जब आप इन सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करोगे ना बेटा, वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे, तो आपके पास वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा। वेलोसिटी आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁶ z/n मीटर पर सेकंड। आप ना बेटा इसको राउंड ऑफ करके 2.2 भी कंसीडर कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स में थोड़ा इजी हो जाता है बेटा कैलकुलेशन। मतलब 2.1 एग्जैक्ट लेने की जरूरत नहीं है। 2.18 को आप 2.20 में राउंड ऑफ भी कर सकते हो। और ये जो आपकी वैल्यू आ रही है ना, ये मीटर पर सेकंड में आ रही है। अगर आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में वैल्यू निकालनी होगी, तो यहाँ पे पावर 8 हो जाएगी बेटा, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा। तो ये बेसिकली हमारा दूसरा फॉर्मूला है वेलोसिटी फाइंड आउट करने का, जो है बेटा 2.2 इंटू 10⁸ z/n। अब बेटा एक हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे रेडियस, एक हमने फाइंड आउट कर लिया है वेलोसिटी। नेक्स्ट हमारे पास हमारा जो फॉर्मूला है वो है बेटा टोटल एनर्जी फाइंड आउट करने का। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, इसको आपने ध्यान से समझना है। एनर्जी निकालने के ना फॉर्मूला भी अलग अलग हैं। वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से यूनिट में एनर्जी निकालनी है, एक एटम की एनर्जी निकालनी है या एक मोल एटम्स की एनर्जी निकालनी है। उसके अकॉर्डिंग ना फॉर्मूले थोड़े थोड़े मॉडिफाई हो जाएंगे, तो आपने इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है बेटा। ठीक है। तो अब ध्यान से देखोगे आप मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले देखो, जो टोटल एनर्जी हमारे पास होती है किसी भी बॉडी में, टोटल एनर्जी, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ बेटा। किसी भी बॉडी की आपने अगर टोटल एनर्जी निकालनी हो, तो टोटल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। यानी कि अगर हमें टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो हम बेटा काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी की और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे। तो अगर मुझे इन दोनों की वैल्यू पता हो, तो मैं इन दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब देखो बेटा, हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होती है -K1 आप देखोगे बेटा, जो मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था ना एनर्जी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो फॉर्मूला था 1/4πε0 Q1 × Q2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में यही फर्क है बेटा, यहाँ पे R² नहीं आएगा, R आएगा, पहला फर्क है। और दूसरा जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था वो पॉजिटिव वैल्यू थी, ये नेगेटिव वैल्यू है। मतलब ये एनर्जी रिलीज्ड है बेटा। अगर कहीं पे एनर्जी पॉजिटिव आ रही हो, तो मतलब वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। और अगर एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही हो, तो इसका मतलब एनर्जी रिलीज हुई है बेटा। तो यहाँ पे भी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। ये जो 1/4πε0 है ना, ये यहाँ पे के है बेटा। जिन्होंने यहाँ पे के मेंशन किया हुआ है ना, ये 1/4πε0 है। तो ये देखो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई -KZ × E²/R। Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर दी बेटा, Q1 मान लो E है, Q2 मान लो ZE है। तो इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा ½ mv²। बट हमने ना पीछे फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, mv² की वैल्यू होती है ZE²/R। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, देखो mv² की जगह ये पुट कर दिया बेटा, तो मेरे पास आ जाएगा KZE²/2R। ये 2 यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का आया। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी आ गई बेटा, मेरे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी आ गई। दोनों की वैल्यू हमने टोटल एनर्जी में पुट कर देनी है बेटा। तो मैं आपको ये वैल्यूज पुट करके दिखा देता हूँ। बेटा काइनेटिक एनर्जी है KZE²/2R, और पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास KZE²/R। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे, दोनों में KZE²/R कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/2 - 1। अब 1/2 में से -1 करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -KZE²।
बाय में 2R, ये आ गई बेटा टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी में हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। रेडियस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है ना, तो हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी में रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे। हमारे पास टोटल एनर्जी आएगी -k(z)e², टू आर की हमारे पास हमारी वैल्यू थी बेटा n²h² बाय में 4π²m(k)(z)e² बेटा। ये वैल्यू पुट करके जितने भी कांस्टेंट आ रहे हैं बेटा, सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू हमने पुट करनी है। जब हम सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास हमारी टोटल एनर्जी आ जाएगी बेटा -2.18 × 10⁻⁻18 Z²/n² जूल पर एटम। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे जब आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हो बेटा, सिंगल इलेक्ट्रॉन की, वो भी जूल में। मतलब एक एटम में कितनी एनर्जी आ रही है, एक एटम के लिए वैल्यू निकाल रहे हो। लेकिन अगर आपने बेटा यहाँ पे 1 मोल के लिए निकालनी है, 1 मोल के लिए अगर आपने एनर्जी निकालनी है, तो 1 मोल के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है -1312 × Z²/n² kJ/mol। यहाँ पे आप सिंगल एटम की एनर्जी नहीं निकाल रहे, यहाँ पे आप 1 मोल के लिए एटम निकाल रहे हो बेटा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने 1 मोल एटम्स के लिए एनर्जी निकाली है। आप इसी को कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, ये जो हमारे पास वैल्यू है ना, इसको 1 मोल के लिए आप 6.022 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे इस फॉर्मूला को, तो वो इसी वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। तो ये दो फॉर्मूलाज हमें बताए गए हैं। मैं आपको कुछ और फॉर्मूला भी बता देता हूँ। जैसे हमारे पास टोटल एनर्जी जो होती है वो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में हमारे पास फॉर्मूला आता है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और ये फॉर्मूला मैंने यहीं से बनाया बेटा, इसी फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला को जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसे मैंने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दिया। जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाता है बेटा। तो बेसिकली टोटल एनर्जी के ना हमारे पास ये 3 फॉर्मूला हैं जो हमें ध्यान रखने हैं बेटा, ये बहुत बार पेपर में आएंगे। आपको ना मैंने 3 फॉर्मूलाज पढ़ा दिए हैं आज। पहला फॉर्मूला है हमारे पास रेडियस फाइंड आउट करने का, ये लिख दिया बेटा मैंने फॉर्मूला 52.9 इंटू n²/z। दूसरा है बेटा वेलोसिटी फाइंड आउट करने का, वेलोसिटी वाला फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया बेटा 2.2 10⁻⁶मीटर पर सेकेंड। और तीसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो एनर्जी का है। तीनों फॉर्मूलाज यहाँ पे मेंशन है, इन्हीं के बेस पे हमारे क्वेश्चन बनते होते हैं बेटा। तो यहां तक अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ लो बेटा, डाउट नहीं है तो थम्स अप कर दो प्लीज। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाँ, पोटेंशियल का नहीं होगा। बेटा आवाज कट रही है, थोड़ा लाउडली बोलो या क्लियरली बोलो, नहीं तो मैसेज कर दो प्लीज। नहीं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी mgh नहीं लगा सकते आप। mgh कैसे लगा दोगे, ये कोई फ्री फॉल वाली बॉडी थोड़ी है जो कि एक सर्टेन हाइट से गिर रही होगी। पोटेंशियल एनर्जी mgh अब तब लगाते हो जब कोई बॉडी एक हाइट से गिर रही हो बेटा। इलेक्ट्रॉन गिर थोड़ी रहे होते हैं, वो तो शेल के अंदर घूम रहे होते हैं बेटा। उसी के अकॉर्डिंग आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। mgh नहीं लगा सकते बेटा हम। और कोई डाउट है तो बोलो बेटा। चलो, तो बेटा ये 3 फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए, इसके अलावा ना कुछ एडिशनल बातें भी हैं जो आपको याद रखनी है। वो एडिशनल बातें हमारे पास यहाँ पे हैं बेटा। अब एक बार देखो यहाँ पे ना, ये तीनों फॉर्मूला जिसने मेंशन किए हुए हैं, ये तीनों फॉर्मूलाज आप देख लो। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास जूल पर एटम में, ये फॉर्मूला किलो जूल पर मोल में,
ये आ गया अर्ग्स पर एटम में बेटा। जूल को ही हम अर्ग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 जूल जो होता है ना, वो 10 की पावर 7 अर्ग्स के इक्वल होता है बेटा। तो ये आपको कन्वर्जन याद रखनी है, हम फॉर्मूले को अर्ग्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन ये फॉर्मूला है बेटा किलो कैलोरीज में। तो 1 जूल जो होता है, 1 जूल में 4.184 कैलोरीज होते हैं। सॉरी बेटा, मैंने गलत बता दिया। 1 कैलोरीज में, 1 जूल में नहीं, 1 कैलोरी में 4.184 जूल होते हैं बेटा। तो यहां से भी हमने फॉर्मूला बनाया हुआ है। और देन हमारे पास ये फॉर्मूला है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एटम का। तो बेसिकली 5 बार बता दिया उसने फॉर्मूला, बट जैसा मैंने पहले भी बताया, ये 3 फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये 3 जो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी होती है बेटा। ठीक है। उसके बाद में नीचे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं, वो एक्स्ट्रा पॉइंट आप ध्यान रखोगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट 4th पॉइंट है बेटा, इस पे ना भर भर के क्वेश्चंस बनते होते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, इनमें हमें बताया गया काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। यानी कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम हो जाएगी बेटा। दूसरी चीज हमें यहाँ पे बताई गई है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है -1/r के। ये नेगेटिव आ गया बेटा यहाँ पे। नेगेटिव आने का मतलब हुआ कि हमारे पास अब आंसर जो है वो उल्टा हो जाएगा। जैसे पहले वाले में रेडियस इंक्रीज होने से वैल्यू डिक्रीज हो रही थी, अब यहाँ पे अगर वैल्यू इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज ही होगी, क्योंकि नेगेटिव आ गया, हमें उल्टा आंसर देना है बेटा। ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तीसरा हमें यहाँ पे बताया गया जो टोटल एनर्जी होती है वो भी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नेगेटिव ऑफ रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर हम रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो हमारी टोटल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है जो रेडियस इंक्रीज होने से डिक्रीज होती है। बाकी दोनों वैल्यूज जो हैं वो रेडियस के साथ साथ इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये चीज हमें याद रखनी है। पॉइंट नंबर 4 आप याद रखोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है बेटा। तो सबसे पहले देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी होती है। बच्चे फॉर्मूले तो याद रख लेते हैं, प्लस माइनस में गलती कर देते हैं, तो वो गलती आपने नहीं करनी है बेटा। जो हमारे पास हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो -2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी से डबल भी होगी और नेगेटिव साइन भी लेना होगा। फिर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी के इक्वल ही होती है, बट नेगेटिव में बेटा। जितनी टोटल एनर्जी है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी है, बट नेगेटिव में। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 2 टाइम्स होती है बेटा टोटल एनर्जी के। मतलब काइनेटिक एनर्जी लेनी है तो उसके भी 2 टाइम्स, टोटल एनर्जी लेनी है तो उसके भी 2 टाइम्स। बट यहाँ पे जो पंगा है वो साइन का है बेटा, वो साइन आपने याद रखने हैं। तो ये हमारे पास हमारे एक्स्ट्रा पॉइंट थे बेटा। फॉर्मूलाज वाला काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो थम्स अप कर दो भाई। ठीक है बेटा जी। चलो, लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूँ। इसके न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जो है वो हम कल से ही शुरू करेंगे। अभी मैं आपको ये डेफिनेशंस बता देता हूँ। ये डेफिनेशंस हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होती हैं बेटा। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है भाई। जैसे मान लो ये अपना एटम है बेटा, ये जो मैंने बनाया ये एटम का वैलेंस शेल बनाया। आपने एटम के वैलेंस शेल से ना बेटा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन हटाना है। तो एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं ना बेटा, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इन्होंने नीचे लिखा भी हुआ है देखो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ आइसोलेटेड एटम। आसान भाषा में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी भी एटम से जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा सेपरेशन एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी क्या होती है देखो, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट की बजाय एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है और हमने उस एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो होती है बेटा सेपरेशन एनर्जी। यानी कि अगर ग्राउंड स्टेट से हटाना है तो आयनाइजेशन एनर्जी, और अगर एक्साइटेड स्टेट से हटाना है तो उसे हम बोलेंगे सेपरेशन एनर्जी। फिर बेटा एक्साइटेशन एनर्जी।
एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, ये देखो जैसे ये हमारे एटम्स है बेटा, अलग अलग इनमें शेल हैं। मेरा ना इलेक्ट्रॉन पहले शेल में था, अब वो जंप करके थर्ड शेल में जाना चाहता है बेटा। यानी कि अभी वो पहले शेल में है, पहले से थर्ड में जाना चाहता है। फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में जाने के लिए जो एनर्जी उसे एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी बेटा, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन, सॉरी, एक्साइटेशन एनर्जी। यानी कि एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है वो होती है बेटा लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाने के लिए एनर्जी। या आप बोल सकते हो कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट तक जाने के लिए एनर्जी जो होती है बेटा, ये तीनों एनर्जीज पॉजिटिव आएंगी बेटा, ये याद रखना। अब ये याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि पीछे आप देखोगे ना, पीछे हमारी एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो बच्चों को लगता है कि ये वाली एनर्जीज भी नेगेटिव आएंगी, नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है वो हमारे पास यहाँ पे बेटा हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो बेटा ये था हमारा टॉपिक, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो पूछो, इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हम कल करेंगे बेटा। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। मनन पूछ रहा है कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ बेटा मनन। अभी आप घर पे बैठे हुए हो, ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हो। जब आपकी 15 दिन बाद क्लासेस ओवर हो जाएंगी बेटा, आप नानी के घर या किसी के घर मिलने जाओगे। तो अभी जो अपने घर पे आप रह रहे हो ना, ये घर आपका ग्राउंड स्टेट है बेटा, लो एनर्जी वाला। जब आप नानी के घर जाओगे तो एक्साइटेड हो जाओगे, वहां पे आपकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो उस स्टेट को हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं बेटा। तो जो भी हमारी लोअर स्टेट होती है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता है, उस स्टेट को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। और जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने घर से कहीं दूसरे हाई एनर्जी वाले घर पे चला जाता है, तो उसे हम बोलते हैं बेटा एक्साइटेड स्टेट। अभी भी कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है बेटा जी। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे बेटा, इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। आप क्लास लीव कर सकते हो बेटा, मैंने अटेंडेंस ले ली है।